जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। और पटवारी के जो टेस्ट पेपर्स में प्रीवियस ईयर के सॉल्व करवा रहा हूँ, उसमें अगला पेपर है, यहाँ पर आप नीचे तारीख देख सकते हो, 27/12/2017 को ये पेपर हुआ था। सेकंड शिफ्ट का पेपर है और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं कुछ, और कुछ जो हैं वो रिपीटेड होंगे, तो मैं वो आपके लिए छोड़ दूंगा। आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जो है उनके आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए काला और सफेद छाया चित्र क्रमशः 60% और 60% काला तथा 40% सफेद है। यदि छाया चित्र को दोगुना परिवर्धित किया जाता है तो सफेद प्रतिशत कितना होगा। देखिए, भाषा को समझना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहा गया कि भाई ये एक जो है वो छाया चित्र है जो कि 60% जो है वो काला है। इसका 60% हिस्सा, ये वाला हिस्सा मान के चलो ये काला है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो 40% सफेद है। अब यदि कहा गया कि इस छाया चित्र को यदि दुगना कर दिया जाए, परिवर्धित करने का मतलब होता है दो गुना बढ़ा दिया जाए, तो इसके एरिया को वो बोल रहा है कि पूरा मैं बढ़ा रहा हूं दो गुना, यानी जितना भी पहले एरिया था उसका दुगना कर दिया। तो उसने कहा कि सफेद का प्रतिशत कितना हो जाएगा, क्या वो बढ़ जाएगा, क्या कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो ध्यान देना, इसका आंसर डी आएगा 40%। क्यों? क्योंकि पहले भी 40% ही सफेद एरिया था, और अभी सिर्फ आपने क्या करा, एरिया को 2 टाइम्स ए कर दिया, जिससे कि जो काले का प्रतिशत था वो काले का प्रतिशत उसी रेशो में इंक्रीज होगा, और सफेद का प्रतिशत भी उसी रेशो में इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं होगा, बड़े में भी और छोटे में भी दोनों ही सेम परसेंटेज में रहेंगे, क्योंकि आपने इक्वली एरिया को बढ़ाया है। ये बात आप समझना, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 1 2 3 4 से ए बी सी डी इस प्रकार अलग अलग संख्याएं हैं कि a/b - c/d = 1 है, तो बी डी का मान ज्ञात करो। अब उसने आपकी वैल्यू दी है, ए बी सी डी की वैल्यू 1 2 3 4 दी है, लेकिन इसी क्रम में हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने इस इक्वेशन में आपको ये कहा है कि इस इक्वेशन में रख के एक का वैल्यू लेके आओ। तो अब यहाँ पर आप थोड़े से कलाबाजी रखते हुए एक वैल्यूज पुट करेंगे ए बी सी डी की, जिससे कि आपको आखिरी में जाके एक मिल जाए। तो यहाँ पर ध्यान देना, यदि मैं ए का वैल्यू 4 रखता हूँ और बी का वैल्यू यदि मैं 2 रखता हूँ, ध्यान देना, और माइनस सी का वैल्यू यदि मैं 2 रखता हूँ और डी का वैल्यू 1 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, सॉरी, क्योंकि 2 तो मैं रख चुका हूँ। तो 4 मैंने ए का वैल्यू रखा, बी का वैल्यू 2 रखा, सी का वैल्यू 3 रखा और 1 रखा डी का। तो यहाँ पर मैं इसको जब कैंसिल करता हूँ तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 3 वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी थी, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। मैंने 4 रखा, 2 रखा, माइनस करके c/d 3। ठीक है, क्योंकि ये 2 से कैंसिल होगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम उल्टा कर सकते हैं। उल्टा क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर यदि मैं a की वैल्यू को 3 मानता हूं और यदि मैं b की वैल्यू को 1 मानता हूं, माइनस c की वैल्यू को मैं 4 मानता हूं और d की वैल्यू को मैं 2 मानता हूं, तो यहाँ पर मेरा काम कंप्लीट हो गया। कैसे, 3 माइनस इसको मैं कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू आ गया 1। पहले मैंने आगे पीछे वैल्यू रख दी थी, इसकी वजह से माइनस आंसर आ रहा था। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके मैंने बता दिए वैल्यू पुट करने के। 3 - 2 = 2 हो गया 1। अब मुझे पता चल गया है कि कौन से नंबर्स ने इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यहाँ पर ABCD के वैल्यू पता चल गए, जिसमें B और D का जो है वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन पूछा है मुझसे। B यहाँ पर क्या है, 1, और D का वैल्यू कितना है, 2। तो यहाँ पर 1 गुणा में 2 बराबर आ जाएगा 2। तो इसका सही आंसर आ रहा है B ऑप्शन 2। B × D है 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 की घात x = 128 है तो 2 की पावर x + 1 क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 की पावर x = 128 दिया हुआ है। 128 होता है 2 की पावर 7, याद रखना है 2 की पावर 7। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नियम पता होना चाहिए कि a की पावर यदि m है
और बराबर a की पावर n है, आधार समान हो तो घातें भी बराबर होती है, इसीलिए हम m बराबर n कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू आपको 7 मिल गया है। प्रश्न में आपसे पूछा है कि 2 की पावर x प्लस 1 बताइए, तो यहाँ पर x की जगह आप 7 धन 1 कर दोगे, तो यहाँ पर वैल्यू जो आ जाएगी 7 और 1 8, यानी कि 2 की पावर 8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि a माइनस बी बराबर 7 है, a b बराबर 30 है, तो a प्लस बी का मान बताइए। यहाँ पर मैं आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूं जो कि मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूं, जिससे इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े तेजी से हो जाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला है, और एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी। देखिए, दो चीजें हैं, बीजगणित के फॉर्मूलों से ही ये बनी हुई है। जब आप a प्लस बी के स्क्वायर को a माइनस बी के स्क्वायर से जोड़ते हो तो आपको हमेशा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और जब भी आप इन दोनों इक्वेशन को घटाओगे तो आपको 4 टाइम्स ऑफ ए बी मिलेगा। हमारा काम दूसरे इक्वेशन से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, ध्यान देना है। a प्लस बी यहाँ पर हमें निकालना है। a माइनस बी दिया हुआ है, तो आप करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी की जगह में रख दूंगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए बी की जगह में रख दूंगा 30। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज माइनस 49 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 120, है ना। अब मैं थोड़ा सा इसके लिए जगह बना दे रहा हूं। यहाँ पर मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो ये जुड़ जाएगा 169। इस प्रकार से a प्लस बी रूट निकालूंगा तो 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है, इसीलिए आंसर a प्लस बी 13 आ जाएगा। देखते हैं कौन सा आंसर इसमें सही आ रहा है। ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर 13। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत ज्ञात कीजिए, है ना। मैं थोड़ा सा नीचे लाके क्वेश्चन को पहले यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। यस, आपको दिख जाएगा अच्छे से। औसत ज्ञात कीजिए। अब औसत ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है? हमेशा औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। कमेंट करिए क्या इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दिलचस्प क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इसको पूरा करवाऊंगा। प्रश्न कहा गया है ABCD एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है। यदि CMCN रेखाएं वर्ग क्षेत्र को 3 समान भागों में बांटती है तो CM की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, A B C और D मैंने नामकरण कर दिए। अब ये हो गया CM और ये हो गया CN। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा। क्या कहा है आपको? CM की लंबाई बताओ। अब यहाँ पर ध्यान देना है, वर्ग की भुजा कितनी दी है आपको? 6, तो ये हो गया 6। ओके, BC की लंबाई 6, CD की लंबाई 6, क्योंकि ये वर्ग है। अब आपसे कहा है कि ये जो वर्ग है ये इन दो लाइनों से CM और CN से बराबर बराबर भागों में बट रहा है। इसका मतलब पहली बात तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया 36। क्यों? A स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर 6 का वर्ग हो गया 36। अब मैंने इस 36 को 3 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, तो आंसर आएगा 12। आप कहेंगे 12 3 से डिवाइड क्यों करा? ध्यान देना, यहाँ पर ये 3 क्षेत्र हैं, इन 3 क्षेत्रों का क्षेत्रफल 1 का 12 है, तो ये 3 बराबर भाग हैं, तो टोटल मिलकर के 12 तिया 36, 3 भाग निकल जाएंगे इसके। तो इसका मतलब मुझे ये ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया है। कौन से त्रिभुज? B C और M का। ये क्षेत्रफल कितना है? 12। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, मुझे पता क्या करना है? CM की लंबाई, ये CM पता करना है। तब आप देखोगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो सबसे पहले तो ध्यान देना, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई यानी कि BC इंटू B
एम से मैं बी एम की लंबाई पता कर लूंगा, यानी परपेंडिकुलर की। तो यहाँ पर बी सी मुझे दिया हुआ है 6 पहले से ही, क्योंकि वो भुजा है। तो 1/2 बी सी कितना हो गया 6 इंटू बी एम इक्वल्स टू कितना हो गया 12। तो आप कहोगे सर ये 12 क्यों आया, अब भी निकाला मैंने इसका क्षेत्रफल। अब मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ पर 2 से ये कितनी बार कट गया 3 बार, और 3 से ये टोटल कट गया 4 बार। तो मुझे पता चल गया कि बी एम के बीच की दूरी जो हो गई वो 4 हो गई। अब इसके बाद में मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यहाँ पर। इसके बाद में मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे पूछा गया कि आप सी एम की लंबाई बताओ। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पाइथागोरस लग रहा है। पाइथागोरस में सी एम क्या है, कर्ण है। तो सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। तो इस तरीके से आपको 6 36 प्लस 4 4 चौक 16 ये दो संख्याएं मिल गई। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 6 12 की 2 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, ये हो गया 52 सी एम का स्क्वायर। अब आप सी एम के स्क्वायर से यहाँ पर सबसे पहले तो सी एम पता करोगे, तो मैं इसको देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ करनी के अंदर 52, और करनी के अंदर 52 होता है 13 गुणा 4, 4 का वर्गमूल होता है 2, और करनी के अंदर 13 बच जाएगा। तो आंसर आएगा सी एम का 2 करनी 13। देखते हैं कहां पर है इसका आंसर, दिखा है क्या आंसर आपको, बिल्कुल दिख गया होगा, 2 करनी 13, बी ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूं कि प्रोसेस समझ में आ गई होगी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं का अंतर 8 मीटर है। अब मैं सबसे पहले तो आपको समलंब बना के बता देता हूं। ये देखो 2 समान, मुझसे गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि मुझसे सीधी लाइन नहीं बन रही, ये बन गई नहीं बनी, कोई बात नहीं, अब नहीं बनी तो छोड़ देंगे। चलो जैसी भी बनी, ये ऐसे और ये ऐसे, है ना। तो ये समलंब होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको ये कहा गया है कि 2 समांतर भुजाओं, तो हमने कहा ये ए बी सी और डी ये समलंब है, जिसकी ए बी और सी डी भुजाएं समांतर हैं। भुजाओं का अंतर आपको दिया हुआ है 8 मीटर। तो ध्यान देना, ये छोटी वाली जो भुजा है इसको मैं एस नाम दे रहा हूं, और इस बड़ी भुजा को मैं एल नाम दे रहा हूं। यानी कि ए बी की जो लंबाई है वो एस है, और सी डी की लंबाई जो है वो एल है। लॉन्ग के लिए एल, शॉर्ट के लिए एस। तो यहाँ पर पहली लाइन में हमको दिया है कि एल माइनस एस इज इक्वल्स टू 8। क्यों कहा, क्योंकि दोनों भुजाओं का अंतर 8 मीटर है। उन दोनों के बीच की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों के बीच की जो लंबाई है ये 24 है, और इसको h कहा जाएगा। तो ये h आपको 24 दे के रखा हुआ है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 312 वर्ग मीटर है। अब देखो, जब भी आपको क्षेत्रफल दिया होता है तो वो आपसे कुछ निकलवाएगा, और वो क्या निकलवाएगा, इसी पर बेस्ड रहेगा पूरा क्वेश्चन। तो समांतर भुजाओं में लंबी भुजा का मान निकालो, यानी आपको L का वैल्यू पता करना है। अब ये कैसे होगा, ध्यान दो, आपको 312 जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। अब इस 312 के क्षेत्रफल से हम कुछ निकालेंगे, कैसे, 312 क्षेत्रफल होगा 1/2 L प्लस S, यानी कि लॉन्ग भुजा प्लस शॉर्ट भुजा इंटू H, ये होता है समलंब का क्षेत्रफल। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर 1/2 L प्लस S इंटू H आपको दिया हुआ है कितना है 24, और यहां पर है ये 312। अब इसको काटूंगा मैं 2 से, तो ये 12 बार कटेगा, और इसको 12 से काटूंगा तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 हो गया, बचा कितना 7, 12 6 72, 26 जो है यहाँ पर आपको मिल गया है L प्लस S का वैल्यू। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, देखो मेरे पास में L प्लस S का वैल्यू कितना आया है 26, है ना। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर L माइनस S आपके पास पहले से ही 8 दे के रखा हुआ था। अब आपको सिर्फ क्या चाहिए, L की वैल्यू। तो आप क्या करिए, दोनों ही राशियों को जोड़ दीजिए। तो 8 और 6 14 की 4 हासिल का 1, और ये हो गया 34, और 34 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आंसर आ गया 17। 17 इज द राइट आंसर। तो L की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17।
ये इस प्रकार के प्लस माइनस वाले क्वेश्चन में पहले भी करवा चुका हूं, इसलिए मैंने सीधे आंसर निकाल लिया। नहीं जानते तो पिछले वीडियोस को आप देख लेना। यहाँ पर क्या करा है मैंने, बी ऑप्शन 17 सही आंसर है। अब भी मैं आपके सामने लेके आया था। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कैसे ये क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 को 2x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या ज्ञात होगा। तो ये बहुपद वाले क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करके x का वैल्यू निकाल लेना है, जो कि x का वैल्यू आएगा 1/2। अब आप इस वैल्यू को यहां पर रखिए। तो यहां पर मैं रखता हूं 2 x की पावर 3 और यहाँ पर 1 x की वैल्यू क्या है 1/2, तो x की पावर 3 में ये वैल्यू हो जाएगी 1/8। फिर मैंने लगा दिया प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 माइनस 3 x की जगह पर मैं रख दूंगा 1/2, है ना, 1/2 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान देना, और ये हो गया माइनस में 3। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहले तो काटा पीटी कर दो, 2 से ही कितनी बार कट गया 4 बार। और अब जो है मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं। तो ये हो गया 4, यहाँ पर 1/4 ही बचा था तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, प्लस ये 4 था, 4 से कैंसिल तो यहाँ पर भी 1 बच जाएगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पर ध्यान देना है कि 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2, और फिर यहाँ पर 3 से, तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 2 3 6 और ये माइनस में 3 चौक 12। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 12 और 6 18, 18 में से यहाँ पर 2 गया तो 16, तो यहाँ पर -16/4 बच रहा है। 4 से कैंसिल करोगे तो -4 इसका सही आंसर आना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। -4 इसका शेषफल बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ध्यान देना, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 10 सेकेंड में पार करती है। वही रेलगाड़ी उसी गति से 500 मीटर लंबी प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करेगी। ध्यान देना, यहां पर एक ही रेलगाड़ी दो ऑब्जेक्ट को सॉल्व मतलब क्रॉस कर रही है। तो पहली बार में कॉन्सेप्ट लगेगा S इज इक्वल्स टू L/T, और दूसरी बार में वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसीलिए S इज इक्वल्स टू L+P/T। अब ध्यान देना कि आपको T1 और T2 दो अलग अलग समय की बात है, यहाँ पर लंबाई दोनों की समान है। अब ये दोनों राइट हैंड साइड की इक्वेशन को मैं साथ में रख दूंगा, क्योंकि दोनों गतियां जो है वो एक ही ट्रेन की है। तो यहाँ पर ध्यान देना, मैंने ये रखा L/T1 इक्वल्स टू L+P/T2। इससे ये सारे सॉल्व हो जाते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन एक खंबे को पार करती है या एक आदमी को पार करती है, और वही ट्रेन जाकर के किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करेगी, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है L/T1 L+P/T2। ये आप आराम से इसको क्या कर लेना, उतार लेना, याद कर लेना, जिससे कि ये काम आपका जो है वो तेजी से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई आपको दी हुई है, कितनी दी है 200। ट्रेन कितने समय में पार कर रही थी 10 सेकेंड में। ट्रेन की लंबाई 200, प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 दी हुई है, बटा में आपसे पूछा प्लेटफॉर्म को कितनी समय में पार करेगी, तो T2 आपने निकाल लेना है। तो यहां पर ये पूरा का पूरा जोड़ करके कितना हो जाएगा 700। ये 2 शून्य से 2 शून्य मैंने कैंसिल कर दिए। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर जो बच रहा है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो T2 इक्वल्स टू 10 इधर जाएगा तो 70/2, यानी कि 35 सेकेंड आंसर आना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 35 सेकेंड सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1.5 गुना है तो लाभ प्रतिशत, यहां पर ये लिखा हुआ है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करना है, सिंपल सी बात है। उसने कहा विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य 1.5, और 1.5 होता है 3/2। सिंपल सी बात है। अब ध्यान दीजिए, आपको अनुपात के रूप में विक्रय और क्रय मिल गया है, तो यहां से आप कहोगे कि लाभ कितना हुआ। तो विक्रय मूल्य यदि 3 रुपए और क्रय मूल्य 2 रुपए तो लाभ 1 रुपए, और क्रय मूल्य 2 रुपए आपने माना ही था, तो गुणा यदि 100 कर दोगे तो यहाँ से 1/2 गुणा 100 होता है 50%। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था,
बी ऑप्शन आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24 पुरुष एक कार्य को 40 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 30 दिनों में कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। तो ऑब्वियसली 24 पुरुष हैं और वो 40 दिन में काम कर रहे हैं, 30 दिनों में काम करना है। तो आपसे पूछा कितने आदमी लगेंगे, तो ये हो गया मिश्रानुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। ये 0 से मैंने आप 6 से काट दो, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 5 से 8 बार 8 चौक 32 m का वैल्यू आ जाएगा। 32 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति इसके समान है, यानी कि आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दिए हैं। ऑब्वियसली 36 को आप 5/18 से गुणा कर दीजिएगा, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिए, जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होता है तो 5/18 से आप गुणा करते हैं। बेसिक चीजें समझनी है तो चैनल के ऊपर और भी प्लेलिस्ट है, वहां पर आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या है कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 2, 3 और 4 के अनुपात में है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 39 था। उनकी वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात करो। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, ये समझिएगा। इस क्वेश्चन को मैं लॉजिकल तरीके से करवा रहा हूं। यहाँ पर ऑप्शंस को हम यदि मद्देनजर रखें तो यहाँ पर 2, 3 और 4 का अनुपात दिया हुआ है। यदि पहले ऑप्शन को देखें तो 10, 18 और 20, क्या ये 2, 3, 4 के अनुपात में है? देखते हैं। यदि मैं इसको सभी को 2 से काटता हूं तो ये पहला तो अनुपात नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि पहला ऑप्शन तो है ही नहीं, कतई नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन में ही नहीं बैठ रहा है वर्तमान आयु के हिसाब से। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 12, 18 और 24। बिल्कुल यहां पर देखो, यदि ये सारी राशियां 12, 18 और 24 को यदि मैं 6 से काटता हूं तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, यानी ये अनुपात तो सही बैठ गया। अब प्रश्न में कहा गया कि 5 साल पहले उनकी आयु का योग 39 साल था। तो देखो 12 साल जो जिसकी उम्र है वो 5 साल पहले कितनी उम्र का रहा होगा, तो 12 में से 5 गया तो 7। 18 साल वाला 5 साल पहले किस उम्र का रहा होगा, तो ये 13 साल का रहा होगा। और 24 साल वाला लड़का यानी कि व्यक्ति 19 साल का रहा होगा। यानी कि यदि हम इन सभी को जोड़ें और यदि ये 39 साल बैठ जाएगा तो यही हमारा आंसर होगा। तो 9 और 7 और 3 10, 10 और 9 19 की 9 हासिल का 1, 1, 2 और ये 3 यानी कि 39 इसका योग बन गया। मतलब कि हमारा आंसर बी ही सही होगा। तो ये मैंने आपको ऑप्शन के मद्देनजर ये करके बताया कि आप ऑप्शन से कैसे जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। लीना उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। यदि वो दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री के कोण पर मुड़ जाती है तो वह खालिस्तान किस ओर मुंह करके खड़ी होगी? यदि मैं आपके सामने देख रहा हूं अभी, और यदि मैं दक्षिणावर्त घूमूं या वामावर्त, इस शब्द में परेशान मत होइएगा, लेकिन यदि मैं 180 डिग्री पूरा घूम जाता हूं तो मैं एकदम अपने पीठ के पीछे वाली दिशा में देखूंगा। और ध्यान दीजिए, उत्तर के विपरीत दिशा होती है दक्षिण, यानी कि इसका सही आंसर आ जाएगा बी। बड़ा ही सरल प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद नहीं है? तो आपको बहुपद की जानकारी होनी चाहिए। मैं सारे ऑप्शंस को देखता हूं तो यहां पर मैं देखता हूं कि ए में सारे एक्स वाले चर वाले जो है इक्वेशन बन रहे हैं, बी में एक्स वाई और आई या एल आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर बी आ जाएगा, क्योंकि ये बहुपद नहीं हो सकता। ध्यान देना, कोई भी बहुपद तभी बहुपद होगा जबकि सभी यानी जो भी इक्वेशन है उसमें सभी चर एक जैसे होंगे। चर क्या हो सकते हैं? एक्स, वाई, जेड। यदि x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y ही होना चाहिए और z है तो z ही होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर आप बी ऑप्शन देखोगे तो x, y और i आ गया है, 3 चर आ गए हैं, तो इससे बहुपद नहीं बनता। इसका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि x इज इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन दी है
कि करणी में 5 ऋण करणी 3 बटा करणी 5 धन करणी 3 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 का मान क्या होगा। तो यहां पर मैं देखता हूं, सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि यहां पर ये क्वेश्चन कैसे होगा। मैं कर रहा हूं, आप पूरी तरीके से ध्यान देना। सबसे पहले तो x को सरल रूप में लेकर आओ, क्योंकि x अभी जो है वो थोड़े जटिल रूप में है, तो मैं इसको सरल रूप में लेके आ रहा हूं। ये करणी के अंदर 5 धन करणी के अंदर 3। अब मैं इसको गुणा कर रहा हूं किस चीज से, करणी 5 ऋण करणी 3 बटा करणी 5 ऋण करणी 3 से। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैं x को सरल कर रहा हूं, है ना, इसको परिमेयीकरण कहते हैं। अब मैंने क्या करा, ऊपर वाला जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा करणी 5 ऋण करणी 3 का वर्ग, और बटे में नीचे वाला जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा करणी 5 का वर्ग माइनस करणी 3 का वर्ग। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां पर अब मैं इसको वर्बली सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी आ जाएगा 5 प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा 3 माइनस में हो जाएगा 2 टाइम्स, और करणी 5 और करणी 3 आपस में गुणा हो जाएंगे तो करणी में हो गया 15। ठीक है, आगे बटे में इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा करणी 5 का वर्ग हो गया 5 और माइनस करणी 3 का हो गया 3। इस प्रकार से अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 8 ऋण 2 करणी में 15 बटा में यहां पर आ जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं और सॉल्व करता हूं तो यहां पर 2 यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर ध्यान देना कि ये जो 2 है, मैं करके ही बता देता हूं, 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया 4 ऋण करणी के अंदर 15 बटा में 2, और ये 2 से 2 कैंसिल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि आपको, यस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपको x का एक सरलतम मान मिल गया है जो कि है 4 ऋण करणी के अंदर 15। अब आप इस वैल्यू को जो प्रश्न पूछा गया है उसमें रख देंगे। तो प्रश्न क्या पूछा है, मैं थोड़ा सा और स्लाइड करके प्रश्न देख लेता हूं। तो देखो यहां पर प्रश्न में लिख दूंगा, फिर जगह बना करके हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। अब मैं जगह बना दिया हूं, अब मैं x का वैल्यू समय पर जगह पर रख देता हूं। क्या कहा देखो, तो यहां पर आपको x की वैल्यू 4 माइनस करणी 15 मिल चुकी है, तो x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 माइनस करणी 15 और पूरे का मैं वर्ग लगा दूंगा माइनस 8, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 माइनस करणी 15 और इस प्रकार से प्लस में 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फिर फॉर्मूला लग जाएगा 4 चौक 16 माइनस में 15। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि 15 कहां से आ गया। फिर इसमें मैं माइनस करूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a तो हो गया 4 और b हो गया करणी के अंदर 15। आगे बढ़ते हैं, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, आगे वाले को 8 अंदर गुणा करूंगा तो माइनस में 8 चौक 32 और अंदर प्लस हो जाएगा 8 करणी के अंदर 15 और ये प्लस में 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ध्यान दो कि ये 4 दूनी 8 बनेगा, 8 करणी में 15, तो यहाँ पर ये माइनस में और ये प्लस में, ये दोनों करणियां कैंसिल हो जाने वाली थी। तो अब इसको हम जोड़ देते हैं तो देखो 15 और 16 होता है 31 31, यहाँ पर माइनस 32 और प्लस में 1। तो यहाँ पर देखो 1 और 31 जुड़ करके हो गया 32 माइनस 32, तो ये जुड़ करके 0 हो जाएगा। देखते हैं कहीं पर आंसर में ऑप्शन में कहीं पर 0 है क्या, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा 0। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9584 यानी कि 9584 के ठीक अनुवर्ती पूर्ण वर्ग पूर्णांक क्या है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे ये क्वेश्चन को करना है, मैं आपको लॉजिकल वे में बताता हूँ। पूर्ण वर्ग पूर्णांक पूछा है आपसे, यानी कि एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए ऑप्शन कतई आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 9600 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता। यदि आपको अंदाजा करना हो तो आप 96 को 9600 को इस तरीके से लिख दो।
तो ये तो 100 तो कंप्लीट स्क्वायर होता है 10 का, लेकिन 96 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए ए ऑप्शन को तो आप खारिज कर सकते हो। नंबर 2 बी ऑप्शन, यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंप्लीट स्क्वायर है। कैसे, में ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं। 9604 यदि एक संख्या है तो आप पहले तो इस 04 को देखो। 04 किसका जो है वर्ग होता है 2 का। अब आप इस 2 को इस 96 में से क्या कर 96 में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये क्या आ गया 98। तो आपको पता चल गया कि ये 98 का स्क्वायर है। यदि स्क्वायर निकालने की ट्रिक आपको पता है तो आपने पकड़ लिया। कैसे, फिर से मैं आपको ये कहूंगा कि आप 98 का स्क्वायर निकालिए। तो 98 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते पता है, 98 100 से कितना कम है 2, तो आपने इसमें से 2 क्या कर दिया, घटा दिया, तो क्या आ गया 96। अब 96 तो आ चुका है, आगे का 04 कैसे आएगा, तो 2 का वर्ग क्या होता है 04, इसी को उल्टा करते हुए मैंने 98 को प्राप्त किया था। इससे हमें पता चल गया कि 9604 जो है कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, और यही एक नंबर है जो 9584 के सबसे पास में है। इसका मतलब कि इसका सही आंसर बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यदि 7x² प्लस 56x प्लस 90 बराबर 0 है तो x प्लस 4 का स्क्वायर इसके बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा। बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, पहले भी मैं आपको करवा चुका हूं, एक बार और करवा रहा हूं। मैंने आपको कहा था इस इक्वेशन के पीछे मत पढ़ना, आप कहां जाना, इस चीज के पीछे। यहां क्या लिखा हुआ है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको पहले खोलो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी यानी कि इंटू एक्स इंटू 4। अब यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब आप कहोगे कि सर आप, मुझे तो ये इक्वेशन मिल रही है यहां पर, और मुझे जाना तो ऊपर वाली इक्वेशन पे है। अब ध्यान दो, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं यहां पर। क्या बता रहा हूं, ध्यान देना है कि जब आपने x प्लस 4 के होल स्क्वायर को खोला तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 8x 16 तो मिल गया। अब आप इस इक्वेशन को देखो, इस ऊपर वाली इक्वेशन को देखो, तो इस ऊपर वाली इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक समानता है। क्या, कि ये 7x² है, ये x स्क्वायर है, ये 56x है, ये 8x है। अब इस प्रकार से यदि मैं इस नीचे वाली इक्वेशन में 7 से गुणा कर दूं तो ध्यान देना क्या होगा, ये हो जाएगा 7x² प्लस 7 8 56x, और यदि मैं 16 को 7 से गुणा करूं तो 112 बनेगा। इस प्रकार से ध्यान देना कि मुझे यहां पर ये आधी अधूरी इक्वेशन मिल गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी का सहारा लेकर के इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं कि 7x² प्लस 56x प्लस 90। अब क्या करूंगा मैं, मुझे सर 7x² मिल चुका है, 56 मिल चुका है, 112 नहीं मिल रहा है, तो इस 90 को मैं क्या बनाऊंगा वो ध्यान देना। तो इस 90 को मैं यहां पर इस 90 में यदि मैं कुछ जोड़ दूं तो मुझे यहां पर 112 मिल जाएगा, और मैं क्या जोड़ूंगा 22, और जोड़ूंगा तो घटाऊंगा भी, ये भी याद रखना, इक्वेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब देखने वाली बात क्या हुई, देखने वाली बात ये हुई कि अब आप इस इक्वेशन, ध्यान दीजिए, इस पूरी इक्वेशन को जब आप देखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन कहां से निकली हुई है, x प्लस 4 के होल स्क्वायर से। तो आप ध्यान दीजिए कि इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूं मैं, फिर से समझना। मैं इस इक्वेशन में x 7x² प्लस 56x प्लस 112 माइनस 22 मैंने ये कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इस पूरी इक्वेशन में से जब मैं फिर से यहां पर 7 कॉमन ले लूंगा तो ये फिर इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन में। ध्यान देना, तो यहां से यदि मैंने कॉमन ले लिया तो ये इक्वेशन हो गई, ये 7 मैंने कॉमन ले लिया तो ये पूरी इक्वेशन जो हो गई वो हो गई x² प्लस 8x प्लस 16। अब इस हिसाब से ये हो गया 7, ये पूरी इक्वेशन कहां से आई थी, x प्लस 4 से, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन की जगह पर लिख सकता हूं -22 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब कुछ भी नहीं बचा पूरे प्रश्न में, x प्लस 4 पूरे का वर्ग बराबर में 22/7।
यानी कि 22 को मैं एक तरफ लेकर गया तो ये हो गया प्लस में, और यहाँ पर मैंने 7 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 22/7 x + 4 का वैल्यू। ध्यान देना मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वो काम किया कि यहाँ पर सबसे पहले तो जो मुझसे वो पूछ रहा था उसको मैंने खोला, फिर क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन में सभी 7 से गुणा हो रहे थे, मैंने 7 से गुणा किया, इक्वेशन बनाई, फिर मैंने यहाँ पर 22 एक्स्ट्रा लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि मुझे 112 बनाना था, मैंने इसको 112 बनाने के लिए 22 बनाया। फिर इसके बाद में पूरी इक्वेशन में से फिर मैंने 7 कॉमन लेकर के x + 4 को वहीं पर प्लेस कर दिया। इस तरीके से ए की जगह बी की जगह, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर रखते हुए अपना काम तो निकल गया। तो इस तरीके से आंसर जो आ रहा है ये यहाँ पर आप देख सकते हो क्या आ रहा है, 22/7, बी ऑप्शन सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे दिलचस्प क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इनके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 20 दिन में, बी 30 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ए 20 दिन में काम करता है और ए 20 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है? 30 दिन में। तो दोनों मिल करके यदि काम को करना चाहें तो टोटल हिस्से जो काम के होंगे वो 60 होंगे। इस एलसीएम 60 में से 3 भाग ए करेगा, 2 भाग बी करेगा, और जब दोनों मिल करके करेंगे तो दोनों मिलकर 3 और 2 5 भाग काम करेंगे। इस 5 भाग को 60 से डिवाइड कर देना तो 12 दिन जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धातु से निर्मित 3 घनों के किनारे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। उन्हें पिघलाकर एक एकल घन का निर्माण किया जाता है, तो घन का किनारा कितना होगा? ध्यान देना, छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं, मैं ना बनाने की बस कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको लॉजिक समझा सकूं। ये 3 छोटे छोटे क्यूब हैं ऐसा मानना, इनको पिघला करके आपको एक बड़ा क्यूब यानी कि घन बनाना है। अब इसमें आपसे कहा कि पहले वाले की जो भुजा है वो 3 है, दूसरे वाले की भुजा 4 है और तीसरे वाले की 5 है। अब आपको आयतन के लिए इनका क्या करना पड़ेगा? घन करना पड़ेगा। इनका कर दीजिए घन, और इस घन को क्या कर दीजिए? घन वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए, जिससे आप इन सभी के आयतनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 27, ये हो गया 64 और ये हो गया 125। इस प्रकार से ये बड़े वाले के जो भी भुजा आएगी उसकी घात 3 करेंगे तो वो घन के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझ लो, फिर भी जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि 2 आकृतियों को पिघला के एक आकृति बनाई, तो आप उन दोनों के आयतनों के को जोड़ दीजिए और उस बड़ी आकृति के आयतन वाले फॉर्मूले के बराबर में रख दीजिए। आपको उस जो तीसरी आकृति है यानी कि जो बड़ी आकृति है उसके लिए डायमेंशंस मिल जाएंगी, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 9 और 7, यहाँ पर 16 की 6 हासिल का, 1 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11 की 1 हासिल का, 1 1 और 1 2, तो ये बना 216 ए क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब और ये 216 में क्या संबंध है। तो यहाँ पर ए क्यूब इक्वल्स टू होता है 6 की घात 3, 216 6 की घात 3 होता है। तो यहाँ क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो भुजा का मान आ जाएगा 6। 6 इज राइट आंसर, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ध्यान देना, इसी प्रकार से आपको आयतनों के सवाल करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी सीरीज, और कम से कम समय लेकर के मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।